नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें आप अभी देख रहे हैं मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। और अतश्री नवल नारायण कथा का 44 अंक आपके बीच जा चुका है। यह है 45वां अंक। आपको याद होगा पिछले अंक में हमने कहानी को कहां पे छोड़ा था। नवल नारायण गदाईपुर गांव में लड़के दत्त बाबू से और अपने छोटे भाई भगवंत से तड़ंग भड़ंग करके एक सुरदयाली सिंह के पास से राइफल लेके आके उछल कूद करके और वापस जा चुके हैं। वो आए थे देखने के लिए कि उनकी पत्नी ने 3 बार 24 घंटे में सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश क्यों की थी। तो दत्त बाबू ने एक आदमी भिजवाया था उनके पास और कहा था कि अब इनके बाल बच्चों को हम निकाल देंगे, हम अपने घर में कांड नहीं चाहते। लेकिन आने के बाद नवल नारायण को विषयांतर करना था, क्योंकि नवल नारायण इसके सिद्धहस्त खिलाड़ी है। जो हो रहा है उसमें अगर हमारी भूमिका संदिग्ध हो रही है और हमारी अगर वहां पे बातें फंस रही है जिसका जवाबदेह मैं हो जाता हूं और मुझे जवाब नहीं देना है, तो नवल नारायण और माया ये एकदम सिद्धहस्त खिलाड़ी है कि कहानी को दूसरी तरफ कैसे मोड़ना है। तो नवल नारायण ने आते आते ही भगवंत का एक नया ड्रामा भगवंत के ऊपर लेकर के शुरू कर दिया। और उसका अंजाम और अंत ये हुआ कि नवल नारायण माया को तो पूछने भी नहीं आए क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इतनी गर्मा गर्मी बाहर दत्त बाबू के साथ ही कर दी कि अंततः वहीं से वापस हो गए, ये कहते हुए जाके घर में कह देना भगत जी आएंगे, मैं वहां जाके अभी डेरा खोजता हूँ। अभी भी नवल नारायण वहां डेरा खोज ही रहे हैं उसरी में। संजय भैया और जनार्दन चाचा जो इंतजार कर रहे थे मेरी लघु शंका करके वापस आने का, वो कहते हैं कि आगे की कहानी बताइए रंजन बाबू। ये सब कहानी आप पिछले में सुन चुके थे, पिछले अंक में। और जो लोग अगर भूल गए हो तो उन्हें बता दें, इस कहानी में वक्ता को नियम है नवल नारायण कथा सुनाने वाले के लिए कि हर एपिसोड के अंत में लघु शंका के लिए जाना होता है। और 45वें अंक के एपिसोड में 5-5 अंकों का जब अंतर आते रहता है तो लघु शंका दीर्घ शंका दोनों जाना होता है। और जो हमारे बैठे सामने दो श्रोता हैं संजय भैया और जनार्दन चाचा, उनको पता है कि जब 5 एपिसोड पूरा होता है तो उन्हें भी लघु शंका जाना पड़ता है 5-5 एपिसोड सुन के। तो अभी हम आ गए हैं 45वां एपिसोड में। आगे की कहानी बढ़ाते हैं। नवल नारायण वापस उसरी जा चुके हैं गदाईपुर से लड़के, और उसरी जाके उनका कार्यक्रम फिर से जारी है और खोजने की कोशिश कर रहे हैं डेरा डंडा। और अचानक से एक दिन फिर भगत जी आते हैं और कहते हैं कि एक घर किसी तरह खोज लिया गया है और हमें कहा गया है कि एक एक करके सामान देते रहिए। तो हम ले करके कुछ सामान जाना चाहते हैं। तो माया जो कुछ भी है सामान पैक करने लगती है और माया के लालच का ठिकाना नहीं। माया के पास तो आपको याद होगा एक भी बर्तन था नहीं। जो भी बर्तन वगैरह माया ने खरीदा था अपनी गृहस्थी के लिए, कुर्था से लेके वजीरगंज तक, वो सब तो कंस के साथ माया लौट के आई थी पचनामा अपने मायके। और वो सारा सामान गृहस्थी का जो भी लेकर के आई थी वो सब तो पचनामा में ही छोड़ दिया था। तो अब यहाँ जो गृहस्थी जमाने के लिए आई थी, तो सोने के लिए जो बिछावन है वो भी दत्त बाबू की पत्नी ने दिया था, दत्त बाबू ने दिया था। और जो बर्तन जिसमें माया खाना बनाती है वो भी दत्त बाबू ने ही दिया था, अपने घर के रखे बर्तन। अब माया इनको पैक करने में लगी हुई है इनको ले जाने के लिए। तो दत्त बाबू की पत्नी देख लेती है, दत्त बाबू को कहती हैं, दत्त बाबू कहते हैं कि खामोश रहिए। लेकिन दत्त बाबू की पत्नी कहती है नहीं, हम उससे छीन लेंगे, हम उसको ले नहीं जाने देंगे यहाँ से कुछ भी। तो उसके बाद दत्त बाबू की पत्नी आके टोकती हैं कि इनमें से कुछ भी लेके नहीं जाना है, या कुछ भी जो बांधा जा रहा है बैग बैगेज ये सब तो मेरा है, तो अपना सामान जो है तुम्हारा केवल वही लेके जा सकते हो, यहाँ से कुछ भी मेरा सामान जो दिया था वो लेके नहीं जाना है।
तो कुल मिला के माया और दत्त बाबू की पत्नी में गर्मा गर्म बहस होती है और फिर रोना धोना कार्यक्रम जो आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो होता है। क्योंकि माया सिद्धहस्त खिलाड़ी है। माया एक चीज में बहुत ही सिद्धहस्त है कि हमेशा गलत पे भी वो रहेगी, लेकिन रो धो करके क्रिया चरित्र की इतनी माहिर स्त्री आपको शायद बहुत दिनों तक ढूंढने में नहीं मिलेगी। उसे पता है कि कब किस चीज को किधर मोड़ना है और उस सिंपैथी को अपनी तरफ से किस तरह से कर लेना है। क्योंकि माया कुछ भी सामने सामने नहीं खेलती, हमेशा माया पीछे खेलती है। फ्रंट फुट पे खेलने के लिए माया और माया के खानदान में, माया के बाद में जो माया ने दो औलादे जो अपनी पैदा करी, अरनहुआ बकलेसुआ, इनके अंदर भी यही गुण है। ये फ्रंट फुट पे बिल्कुल ही नहीं खेलेंगे, सामने से आपके मीठे बने रहेंगे और अंदर अंदर आपका हृदय काढ़ते रहेंगे। ये गुण माया से ही विरासत में मिला है। संजय भैया कहते हैं ये लोग का डेरा डंडा शिफ्ट होता है कि नहीं उसरी में। जनार्दन चाचा कहते हैं अरे संजय कैसन बात करते हो, डेरा डंडवा शिफ्ट हुआ था नहीं, हम तो सबके गवाहे थे ना। तो ये आपको कैसा लगे कि उसरे में डेरवा डंडवा शिफ्ट नहीं हुआ था। तो संजय भैया बोले नहीं, हम वही रंजन बाबू से जानना चाहते हैं कि जो रंजीत बाबू का डेरा डंडा शिफ्ट हुआ था कितना दिन लगा था। तो मैं बोला संजय भैया, रंजीत बाबू का डेरा डंडा जो है ना वो शिफ्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि वो अलार्मिंग टाइम आ गया था। दत्त बाबू असहयोग आंदोलन पे उतर आए थे। दत्त बाबू ने बिल्कुल अल्टीमेटम दे दिया था, हम यहाँ रहने देंगे नहीं, यहाँ कांड हम चाहते नहीं है। और नवल नारायण माया को कैसे पैसा दे रहे थे और कैसे माया का जीवन वहां चल रहा था, ये तो हमने आपको पहले बता ही दिया है। तो अब नवल नारायण के पास कोई उपाय बच नहीं गया था। तो भगत जी जो गदाईपुर गांव के बगल में अकबरपुर गांव है, वहां के थे। और वहां जब आते थे तो वो वापस जाने के क्रम में वीकेंड में हमेशा शनिवार की शाम को चले आते थे। सोमवार की सुबह जब जाने लगते थे तो कहते थे कुछ सामान मुझे ले जाना है। तो सामान ले जाने के लिए आते तो माया के पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि दत्त बाबू की पत्नी ने कहा हम सारे बर्तन छीन लेंगे, अपने बिछावन हम ले लेंगे। उन्होंने कुछ ले भी लिया, तो अब माया के लिए तो जीवन यापन के लिए भी बड़े मुश्किल हो गए। तो फिर उसने एक दो बर्तन उनसे रोक के रखे, जितना दिन है उतना दिन रहने दीजिए। फिर दत्त बाबू की पत्नी को दया करके देना पड़ा, ये आदेश देते हुए कि इसमें से कुछ भी ले जाने की कोशिश नहीं करना, यहीं छोड़ के जाना, मुझे दे के जाना मेरा। तो कुल मिला के आप समझिए कि बस दो तीन झोले में माया का सामान जो है गृहस्थी का यहाँ से वहां पहुंच गया। और उसके बाद माया को इंतजार था कि नवल नारायण आएंगे, शायद डोली खटोली में वापस लेके जाके बड़े इज्जत से लेके जाएंगे। लेकिन एक दिन अचानक से भगत जी आते हैं सुबह और कहते हैं कि आज ही 3 बजे गाड़ी पकड़ना है। और गाड़ी पकड़ने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाना है सड़क तक, तो आज ही दोपहर में चलना है। अब माया तैयार हो जाती है, क्योंकि माया को उत्साह भी है, लगन भी है। लेकिन नवल नारायण नहीं आए लिवाने, इसका दुख भी है। अब रंजितवा को समझ नहीं आ रहा कि आज तो अभी स्कूल, रंजितवा स्कूल गया हुआ था, बीच में स्कूल से बुलाया जाता है उन लोगों को। तो रंजितवा को तो कुछ पता था नहीं, लेकिन जब सब बच्चे लौट के आते हैं तो अचानक रंजितवा को पता चलता है कि आज हमारा ये स्कूल का अब आखिरी दिन हो गया। मतलब ना मास्टर साहब को कहा जा सका कि ये मेरा आखिरी दिन है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ना ही अपने दोस्तों साथियों को कहा जा सका, और न ही रंजितवा अशोक चाचा को ही बाय बाय कर सका, क्योंकि अशोक चाचा भी उधर स्कूल में पढ़ रहे थे। और इस बीच में भगत जी रंजितवा को गदाईपुर गांव से उठा के लेके चले जाते हैं। और जो रंजितवा के साथी संगतिया लोग जो फुआ वगैरह है, वो सब रोती कांती हुई विदा कर देती हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दत्त बाबू एक बहुत ही खामोशी के साथ पूरे घटनाक्रम को देखते रहते हैं। और माया जाते जाते स्टाइल मारते हुए जाती है कि आप ही ने हमारा जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ करा है, लीजिए छोड़ के जा रहे हैं, अब मुंह दिखाने के लिए नहीं लौट के आएंगे। दत्त बाबू कोई जवाब नहीं देते हैं। और इस तरह से गदाईपुर से नवल नारायण के पूरे परिवार की विदाई हो जाती है।
तो जनार्दन चाचा पूछते हैं, रंजन बाबू, एक बात यहाँ जानने का जिज्ञासा रह गया कि जो रंजीत बाबू चले गए गदाईपुर से, और स्कूल का फी आप पहले ही बताए थे कि बाकी था, कि स्कूल का फी दियाया कि नहीं। तो हमने कहा, जनार्दन चाचा, ये आज तक ज्ञात नहीं हो सका है कि नवल नारायण ने जा करके उस स्कूल की फी जमा की कि नहीं, क्योंकि उस समय में स्कूल से कोई मिलता तो था, टीसी लेना पड़ता था, लेकिन बिना टीसी के भी कहीं भी एडमिशन बच्चों का हो जाता था, ये कहने से कि वहाँ ये बच्चा इस क्लास में पढ़ता था तो इस क्लास में आगे एडमिशन हो जाए। तो नवल नारायण को ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं जो वहाँ से कोई सर्टिफिकेट लिया जाए, टीसी लिया जाए। और जो 5वीं क्लास में पढ़ के रंजीतवा पास करके आया था, तो वो तो उसके पास सर्टिफिकेट भी था और वो उसका मार्कशीट भी था। तो सिर्फ वही जा करके वहाँ आगे उसरी में जाने के बाद स्कूल में दिखा के उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये आज तक ज्ञात नहीं हो सका कि नवल नारायण ने उस स्कूल की फी दी या नहीं दी। संजय भैया कहते हैं, अरे जनार्दन जी, आपको भी कहाँ दिमाग खराब हो रखा है। नवल नारायण जैसा कृत्य करने वाला आदमी आपको नजर आता है कि वो वापस जाके गदाईपुर में वो मास्टर साहब का फी दे के आवेगा। तो जनार्दन चाचा कहें हंस के, हाँ संजय, हो सही है बात कह रहे हो। तो मैंने भी कहा, ज्यादा चांस है जनार्दन चाचा कि नवल नारायण ने कभी भी इतना अपने पैरों को श्रम नहीं दिया होगा कि जाएं और स्कूल में बच्चों की फी दे करके आए, उसी स्कूल में गदाईपुर के, जहां से उनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। तो संजय भैया बोले, आगे का कहानियां बताइए रंजन बाबू, कि रंजीत बाबू के साथ उसरे में क्या हुआ। मैं बोला, अब ये पूरे परिवार के साथ रंजीत बाबू, माया और ये नवल नारायण के और जो दोनों पुत्र हैं, अर्नवा बकलेश्वा, सब भगत जी के साथ उसरी पहुंचते हैं। देखिए, यही मुझे खांसी आ रही है ना बोलने में, इसलिए मैं ये कहानी बीच में रोक दे रहा था, क्योंकि गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है बोलने में, तो फिर कहानी कैसे आपको कह पाएंगे। तो आप में से कुछ लोग पूछने भी आए थे कि कहानी बार बार रुक क्यों जाती है, कुछ ना कुछ व्यवधान आ रहा है नवल नारायण की कहानी बताने में। लेकिन दृढ़ संकल्पित है कि आपको नवल नारायण की कहानी अंत तक बताएंगे जरूर। तो आप जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नवल नारायण का तो पता नहीं है, लेकिन भगत जी लेके गए हैं। भगत जी ही उनको उतार के बस से उस घर तक पहुंचाते हैं। मोहल्ले वालों का मेला लगा हुआ है यह देखने के लिए कि इस घर में रहने के लिए कौन नया आदमी आया है। और माया देखती है कि एक बहुत बड़े से वीरान से घर में, जो एक बहुत पुराने जमींदार का घर था, उसमें कोई रहता नहीं था। तो नवल नारायण ने उसी घर को चुना था अपने लिए, अपने परिवार को रखने के लिए। तो उस घर में माया पहुंचती है, देखती है कि एक कमरा है, बहुत बड़ा आंगन है, एक उधर टॉयलेट पीछे बना हुआ है, और पूरा घर एक भूतिया, बियावान सा, वीराना सा, अजीब सा बना हुआ है। तो देख के हैरान होती है और रंजितवा को कहती है, और भगत जी को रंजितवा मामू कहने लगा था, क्योंकि भगत जी ने ही कहा था कि हमको आप मामू कहिए। क्योंकि गदाईपुर गांव में वो जो भगत जी हैं, उन्हीं के गांव की एक बेटी ब्याही हुई थी। उसके नाते से भगत जी ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे गांव की एक बेटी यहाँ ब्याही हुई है, तो बहन हुई, तो मैं आप लोगों का मामू हुआ, मुझे मामू कहिए। रंजितवा उनको भगत जी को मामू ही कहता था। तो माया कहती है कि मामू से पूछो कि इस घर में हम लोग कैसे रहेंगे। तो भगत जी कहते हैं कि ये घर अब जब रहने लगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसकी साफ सफाई अच्छे से की जाएगी। तो उसके बाद अगले 3-4 दिनों तक भगत जी अपना समय लगा करके सुबह शाम उस घर की सफाई में लगे रहते हैं। और नवल नारायण शाम को, रात को वापस आते हैं और आके पूछते हैं माया से, क्या खाना बना है। माया सन्नाटे में है। कहाँ उसे उम्मीद थी कि वहां पहुंचने के बाद नवल नारायण कुछ इंतजाम करके रखेंगे। वहां नवल नारायण आकर के 8 बजे पूछते हैं, क्या खाना बनाया है। तो पहला दिन ही
नवल नारायण और माया में खूब झगड़ा होता है। माया पूछती है कि यहाँ खाना बनाने के लिए क्या आपने इंतजाम कर रखा है। संजय भैया कहते हैं हद है नवल नारायण का, तो कोई सामान भी नहीं रखे थे, कैसे पूछ सकते हैं कि खाना बनाया है। मैं बोला नवल नारायण इतना ही बड़ा पकिया बेशरम शुरू से ही है। जिस घर में उसका परिवार आया है उस घर को नवल नारायण सिर्फ एक बार देख के गए थे। उसके बाद उसकी साफ सफाई, उसमें जो बड़े बड़े लंबे लंबे घास उगे हुए थे वो सब काटने का काम बेचारे भगत जी ने किया था। फिर भगत जी ही जाके इनके पूरे परिवार को वहां से लाके यहाँ शिफ्ट कर लिए। नवल नारायण ने तो कभी कहा ही नहीं कि वहां कोई जलावन, चूल्हा, खाना बनाने की सामग्री, बर्तन, ये सब चीजें वहां पे ला के रख दी जाए। लेकिन नवल नारायण अभी अपने परिवार के आने के बाद 8 बजे आते हैं और आगे कहते हैं क्या खाना बना है, मुझे भूख लग रही है। अब माया का गुस्सा सर से सीधे, जिसको कहते हैं एड़ी से लेके चोटी पर, क्योंकि माया भी तो ढूंढ रही कि बच्चों को क्या खाना दूं, खुद भी क्या खाना खाऊं, क्योंकि वहां से तो सुबह से ही अपनी तैयारी करके उठ के चल दी है। तो फिर झगड़ा होता है दोनों में, नवल नारायण को माया पूछती है। इस झगड़े के गवाह हो भगत जी भी रहते हैं, क्योंकि भगत जी उस वक्त भी घर में इधर से उधर सफाई में ही शाम को लगे हुए थे। तो भगत जी कहते हैं मैं अपने डेरा में से जाके कुछ सामान ला दूं क्या। नवल नारायण कहते हैं नहीं भगत जी, कल सामान जो लाना है वो मैं लेके आऊंगा, आपके डेरा में से क्या लेके आइएगा। क्योंकि वो भगत जी भी बेचारे वहीं अपना एक कमरा लेकर के पोस्ट ऑफिस के पास डेरा में एक डेरा लेके रहते थे। तो अंत में नवल नारायण कहता है ठीक है, मुझे तो लगा था कि भाई अपने घर से सब सामान लेकर के आओगी, खाना बनाने वाला से लेकर के बर्तन तक तो खाना वाना सब बना लिया होगा। तो माया वही कहती है कि दत्त बाबू ने और दत्त बाबू की पत्नी ने, तुम्हारे माता पिता ने, नवल नारायण को कहती है माया तुम्हारे ही माता पिता ने छीन लिया सब कुछ। ना तो हमें बिछावन दिया लाने के लिए, ना हमें बर्तन दिया लाने के लिए, और हमारे पास कौन से वहां खाद्य सामग्री बहुत बड़े भंडार रखे हुए थे जो हम वहां से लेकर के आते कुछ। कितने आपने पैसे दिए थे, क्या दिए थे। तो कुल मिला के नवल नारायण चिढ़ जाते हैं, कहते हैं अरे सीधे सीधे कहो ना कि खाने के लिए कुछ नहीं है। तो माया कहती है खाने के लिए हमें पूछना चाहिए कि हाँ आपने क्या इंतजाम कर रखा है, उल्टा आप ही हमसे पूछने आए। तो नवल नारायण जैसा बेशरम आदमी कहता है ठीक है, कुछ नहीं है तो अभी दुकान से जा करके कुछ मंगा देता हूँ। ये कह के नवल नारायण रंजितवा को ले जाते हैं और जा करके आधा किलो मिठाई दिलवा देते हैं और कहते हैं जाओ तुम सब जाके खा लो। और भगत जी के साथ नवल नारायण चल देते हैं अपने पोस्ट ऑफिस की तरफ, उन्हीं लोगों के बीच में जहां नवल नारायण अब तक खाते पीते रहे थे। अब नवल नारायण वहां जाकर के रात में उधर ही सो भी जाते हैं। कह के गए थे नवल नारायण कि आप लोग अपना साफ सफाई करो और ये सब खाना पीना खा लो, और मैं जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में, मुझे कुछ काम है, उधर ही मैं सो जाऊंगा कि मैं देर रात तक काम करता हूँ, क्योंकि मैं भी वहां से अपना सामान अभी यहाँ लेके आया नहीं हूँ। जनार्दन चाचा कहते हैं बहुत बड़का बेशर्मी नहीं है रंजन बाबू। मैं बोला अरे जनार्दन चाचा, नवल नारायण की पूरी जिंदगी बेशर्मी की दास्तान है, उसके हर पल में आपको कुछ ना कुछ बेशर्मी मिलेगी। जिस तरह से नवल नारायण ने कुर्था में अपने परिवार के साथ गलत व्यवहार किया था, जिस तरह से वजीरगंज में छोड़ के आया था, नवल नारायण को अपने इस परिवार में कोई दिलचस्पी कभी भी रही नहीं। नवल नारायण के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों से ज्यादा बाहर की दुनिया प्यारी रही है, बाहर के लोग प्यारे रहे हैं। बाहर की पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि दुनिया में बाहर आसक्त है नवल नारायण। ना उसे अपनी पत्नी से लगाव है, ना इन बच्चों से लगाव है, ना उसको इस बात की फिक्र है कि ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब वो तो इनकी एक जिम्मेदारी बन गए हैं। वो जिम्मेदारी के नाम पे बेचारा ढोए जा रहा है, कोशिश करता है कि जितना जिम्मेदारी से भाग सको भाग लो। तो जैसे ही नवल नारायण उस घर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, अब नवल नारायण को कोई चिंता नहीं है कि कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, सुबह के तक कैसे रहेंगे, रात में इस अकेले घर में कैसे रहेंगे। इनके पास सोने के लिए कुछ बिछावन भी नहीं है, इन कोई बेड खटिया नहीं है, कोई पलंग नहीं है, कोई चौकी नहीं है। और नवल नारायण वहां से चल देते हैं
और सीधे जाके अपने पोस्ट ऑफिस में सो जाते हैं, और जहां उनका उधर खाना बनता था वहां मस्ती से खा लेते हैं। लेकिन भगत जी को नींद नहीं आती है वहां। भगत जी रात में नवल नारायण को कहते हैं कि ना कोई बिछावन था ना कुछ, तो लोग कैसे सो रहे होंगे। नवल नारायण कहते हैं भगत जी जाइए आप भी अपने कमरे में सो जाइए, सुबह देखेंगे रात में कहीं से बिछावन और खाट का इंतजाम कर सकते हैं क्या। तो भगत जी कहते हैं कि रात में नहीं इंतजाम कर सकते, इनको लाने से पहले तो इंतजाम करना चाहिए था, वो आपने क्यों नहीं किया। तो जाहिर सी बात है भगत जी नीचे के पद पे काम करते थे, नवल नारायण उनसे पोस्ट ऑफिस में ऊंचे के पद पर थे, और उसका एक गरुड़ था, रुतबा था नवल नारायण के अंदर, और नवल नारायण की बोली में कोई लस नहीं है। यही बात आप आगे भी देखेंगे कि अरनउआ और बकलेसवा को भी बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। तो नवल नारायण भगत जी को कहते हैं जा रे भगता, चुपचाप जाके सो जो, दिमाग मत खराब कर, परिवार हमर है, चिंता तुमको हो रहा है। तो भगत जी ये सुन के बेचारे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और चुपचाप जाके सो जाते हैं। अगली सुबह नवल नारायण 8 बजे उठ के आते हैं। इधर तो माया का फिर सर से लेके पांव तक गुस्से में जकड़ी हुई है पूरी तरह से माया, क्योंकि रात भर माया सोई नहीं है, बच्चे सोए नहीं है, सबने बैठ के रात गुजारी है, और उनके पास जलाने के लिए न लालटेन न दिया, प्रकाश करने की भी कोई व्यवस्था नहीं। नवल नारायण ने एक मोमबत्ती लेके शाम को खरीद के दी थी, वो मोमबत्ती भी जल के 1 घंटे बाद बुझ गई। तो अंधेरे में पूरी रात माया अपने तीनों बच्चों के साथ उस एक कमरे में बैठ के माया ने गुजारा। न खाने के लिए है, न सोने के लिए है, न रहने के लिए है, और न ही प्रकाश की कोई व्यवस्था है। तो सुबह जब नवल नारायण आते हैं तो माया का फिर जी भर के झगड़ा होता है, और वो जो मोहल्ले वाले हैं शुरुआत में इनके आने से ही इनके झगड़े के साक्षी बनते हैं। फिर अगल बगल की 2-3 स्त्रियां आ जाती हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो गया है। फिर वो लोग बताती हैं कि कहाँ क्या सामान मिलेगा, क्योंकि नवल नारायण यही एक्सक्यूज लिए बैठे थे कि ये देहात का एरिया है या कोई शहर का एरिया नहीं है जो मैं कहीं से भी कुछ भी सामान कभी भी ला करके दे दूं। तो माया पूछती है कि जब आपको पता था कि यहाँ हमारी शिफ्टिंग हो रही है, हम यहाँ पे आने वाले हैं, ये सब व्यवस्था आखिर कब होगी, कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, जो आपसे पिछले 1 साल से बच्चे लेके हम वहां झेल रहे हैं, तब भी आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, और अब हम जब आ गए हैं तब भी आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो अंततोगत्वा फिर मोहल्ले वाले हेल्प करने के लिए लगते हैं। नवल नारायण किसी तरह से अपनी गांठ से कुछ रुपये निकाल के देते हैं, और उन मोहल्ले वालों के हेल्प से फिर प्रकाश करने की व्यवस्था, लालटेन वगैरह जो भी जरूरी चीजें हैं वो आती हैं। नवल नारायण दुकान जाते हैं, कुछ जरूरी बर्तन खरीद के ला देते हैं जिससे खाना बन सके। माया 4 ईंटों को जुगाड़ करके चूल्हा बनाती है, और उसेरी में एक बढ़ई है, कारपेंटर का काम करते हैं, जो काम वहां बुच्ची बाबा करते थे रंजितवा के गदाईपुर गांव में, वही कारपेंटर का काम यहाँ एक सुगा मिस्त्री है वो करते हैं उसेरी में। तो उनके दुकान से लकड़ियों की व्यवस्था की जाती है, और भगत जी वो लकड़ी ढो के लाके माया को देते हैं। कुल मिला के इतना विस्तार से कहने का प्रयोजन यह है कि माया के अपने पूरे स्ट्रगल अभी यहाँ भी खत्म नहीं हुए हैं, और माया पहला खाना बनाने का जो इंतजाम कर पाती है वो अगले दिन शाम को है, मतलब आने के 24 घंटे के बाद माया यहाँ पहली बार अपना चूल्हा सुलगा पाती है, जिससे माया पहली बार खाना बना सके। और अब क्या खाना बनाएगी, नवल नारायण ने 2 छोटे छोटे तसले ला के दिए हैं, 1-2 थाली ला के दे दी है, उसी में माया को जो कुछ भी खाना बनाना है। तो माया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो माया चावल बनाती है, चावल दाल दाल भात चोखा बना करके, जैसा वो कुर्था में गई थी तो ऐसे ही उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, वैसे ही माया की जिंदगी फिर स्ट्रगल के साथ उसरी में शुरू होती है।
और उस 24 घंटे तक नवल नारायण के एक दिन पहले दिए हुए वो जो आधा किलो मिठाई था ना, उसी में नवल नारायण ने फिर पूछा भी नहीं कि अब आप लोग दिन में क्या खाओगे, सुबह क्या खाओगे, रात में क्या खाया होगा, कैसे सोए होंगे, क्या किया होगा। फिर एक दो बेडशीट ला करके नवल नारायण खरीद के बाजार से लाते हैं, और वो बेडशीट जमीन पर बिछा करके फिर ये लोग सोना शुरू करते हैं। और नवल नारायण अपनी फोल्डिंग पोस्ट ऑफिस से उठा लाते हैं। नवल नारायण के पास एक फोल्डिंग चारपाई थी पोस्ट ऑफिस में सोने के लिए। अब अगले दिन से शाम से व्यवस्था ये है कि माया अपने तीनों बच्चों के साथ जमीन पर एक बेडशीट बिछा करके मिट्टी वाली फर्श वाली जमीन पर सोती है, और नवल नारायण अपना फोल्डिंग बिछा के एकदम खूब बढ़िया से, जो उनके पास उनके अपने बिछावन थे, वो मच्छरदानी लगा के एकदम खूब अच्छे से सोते। तो जनार्दन चाचा कहते हैं इतना बेशरम नवल नारायण को कैसे सोया जा रहा था, अपने लिए फोल्डिंग पर, अपने लिए मच्छरदानी लगा के, अपने लिए बिछावन लगा के, और बाल बच्चे और परिवार को बेडशीट पर इस तरह से सोने के लिए छोड़ दिया। हमने कहा जनार्दन चाचा, आपको भी क्यों आश्चर्य हो रहा है? आपने ही तो कभी कब बताया था, जब रंजितवा बिहटा में अपने एयरफोर्स के सिलेक्शन के लिए गया था, वो घटना तो कभी आपने भी मुझे बताई है कि किस तरह से आपने रंजितवा को अपनी गोद में सुला करके रखा था, और नवल नारायण स्टेशन पर, बिहटा रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके जाके, खुद जा करके, जो स्टेशन पे जो रेलवे का पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर जा करके किस तरह सो गया था सर्दी के दिन में। संजय भैया कहते हैं ये का कहा माजरा है जनार्दन जी, हमको भी बताइए। जनार्दन चाचा कहते हैं ये भी रंजन बाबू ही बताएंगे, संजय प्रतीक्षा करो, वहां तक भी तो कहानी पहुंचेगी ही। सो हमको दिनवा याद आ गया, रंजन बाबू, रंजित बाबू के साथ जो हमने वो दिन गुजारा था। तो हमने कहा संजय भैया आपके साथ भी ये कहानी साझा करेंगे। ये कहानी तो जनार्दन चाचा सुने ही है, देखे ही है अपनी आंखों से, लेकिन इनको आश्चर्य हो रहा है कि नवल नारायण की पत्नी, नवल नारायण के बच्चे ऐसे ही फर्श पर सो रहे हैं, और नवल नारायण कैसे उसी घर में चारपाई बिछा के, मच्छरदानी लगा के आराम से चैन से सो सकते हैं। तो ठीक ही कह रहे हैं, नवल नारायण ऐसे बेशरम तो रहे हैं, और उसी दिन, उस दिन क्यों नहीं होंगे जब उसके इतने साल के बाद भी थे। जनार्दन चाचा उदास हो गई है कहते हुए, लेकिन मैंने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नवल नारायण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे कैसे जी रहे हैं, उनकी पत्नी किस हाल में, क्योंकि पहले ही कहा नवल नारायण को इनसे कोई कभी लगाव रहा नहीं है, कोई कभी वास्ता रहा नहीं है। नवल नारायण की दुनिया बाहर है, नवल नारायण को बाहर के लोगों से वैलिडेशन चाहिए, उनसे उनकी प्रशंसा चाहिए कि नवल नारायण अच्छे आदमी है, और उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो नवल नारायण अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, तीनों बच्चे हो चाहे पत्नी हो, अगर उनको बेच देना पड़े तो बेच देगा, अगर उनको मार देना पड़े तो मार देगा, अगर उनको फांसी दे देना पड़े, उसे नवल नारायण को बाहर के लोग वैलिडेशन देते हैं तो वो कर देगा। तो नवल नारायण को इसकी कोई परवाह नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। संजय भैया कहते हैं इसका मतलब है कि नवल नारायण कभी भी जिम्मेदार प्रवृत्ति का इंसान रहा ही नहीं है, अब तक जितना समझ में आया है। तो हमने कहा संजय भैया, लोग अपने परिवार के सुख के लिए, अपने खराब से खराब आदमी भी दुनिया का आप देखेंगे कि वो किसी न किसी से इतना लगाव रखता है कि उसके लिए जीता है, उसके लिए मरता है, उसके लिए अच्छा से अच्छा काम करने के लिए राजी रहता है, और उसके लिए जरूरत पड़े तो बुरा से बुरा काम भी कर गुजरता है। लेकिन नवल नारायण ऐसा आदमी है जो अच्छा काम भी नहीं करेगा, बुरा काम भी नहीं करेगा। इसको अपने परिवार में किसी भी सदस्य से कोई मोह ममता नाम की चीज नहीं। इसको बाहर की दुनिया का केवल वैलिडेशन चाहिए, बाहर के लोग हमको अच्छी नजरों से देखें, हमारी इज्जत करें, और उसकी जो अयाशी की चीजें हैं वो बाहर कैसे उपलब्ध होती हैं, इस पे नवल नारायण का पूरा फोकस हमेशा रहा। संजय भैया कहते हैं रहा नहीं रहा है, लानतवा भेज दे का। तो हमने कहा तो भेज दीजिए, हम क्या करें, आप भेज दीजिएगा तो हम यहीं पे कहानी रोक देंगे। तो जनार्दन चाचा कहे संजय तुम भी ना, अभी थोड़ा आगे तक कहानियां बढ़ने देते,
यहाँ रंजीत बाबू का कहाँ नाम लिखाता है, क्या होता है, कैसन स्कूल वगैरह मिलता है, वो सब भी सुन लेते ना। तो हमने कहा जनार्दन चाचा ये सब भी अगले एपिसोड में बता देंगे। अब संजय भैया को नहीं रहा है तो ज्यादा प्रेशर मत बढ़ाइए, ऐसे ही 45वां एपिसोड है, वक्ता को भी दीर्घ शंका लघु शंका जाना पड़ता है, और आप लोगों का भी समय आ गया है 5 एपिसोड से इस कथा को सुनते हुए कि आप भी लघु शंका तक पहुंचे। तो जनार्दन चाचा कहते हैं ये भी ठीक है राजन बाबू, ये साला नवल नारायण को लाना था, ये बहुत बड़ा वाले हराम खोर रहे हैं शुरू से ही, अब तक जितना कहानी समझे हैं इसमें नवल नारायण का टेटुआ ही दबा देने का मन करता है। संजय भैया बोले पहला ही ना रंजन बाबू बताए हैं कि टेटुआ नहीं ना दबा सकते नवल नारायण का, खैलाना तो भेज सकते हैं। तो जनार्दन चाचा बोले सही कह रहे हो संजय, ये जो बेबसी है ना, लेकिन छलक पड़ता है। तो संजय भैया लानत भेज रहे हैं, जनार्दन चाचा लानत भेजने लगे, नवल नारायण लानत है, माया तुझे भी लानत है। तो संजय भैया बोले और हंस कंस को लानत आज भेजना है कि नहीं। हमने कहा आपकी मर्जी, प्रसाद आपको जिस मन करे उधर भेज दीजिए, लेकिन भेजिए जल्दी से ताकि मैं अपना कहानी को रोक करके अब जाऊं। संजय भैया कहते हैं हंस को लानत है, कंस को लानत है, हंस कंस के पूरे खानदान को लानत है, दत्त बाबू को लानत है, दत्त बाबू के पूरे परिवार को लानत है, और ये नवल नारायण को महा लानत है, क्योंकि नवल नारायण जैसा ऐसा आदमी सच में कहिए तो हमने नहीं देखा। अच्छा से अच्छा आदमी भी देखा है, बुरा से बुरा आदमी भी देखा है, लेकिन रंजन बाबू ने यह सही बात कही कि बुरा से बुरा आदमी का भी अपने परिवार के प्रति इतना लगाव होता है कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन नवल नारायण तो ऐसा आदमी दिख रहा है कि अपने परिवारों के लिए इसको कोई लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। मैंने कहा है संजय भैया और जनार्दन चाचा, आगे की कहानियों में आपको बताऊंगा कि इसके आगे क्या होता है, जैसा कि जनार्दन चाचा को रुचि थी ये जानने में कि आगे किस तरह से इनका नाम लिखाता है, इनके बच्चों का, नवल नारायण के, और आगे उसरी में क्या क्या होता है। क्योंकि अब अधिकतर कहानियां जनार्दन चाचा को भी पता है ये वहां पे उसरी में कैसे और किस तरह से घटा था, क्योंकि अब जनार्दन चाचा केवल शांति से कहानी नहीं सुन सकते, अब जनार्दन चाचा इस कहानी के किरदार भी बनेंगे, और जनार्दन चाचा उस बात को प्रामाणिकता से कहेंगे ये घटना मेरे सामने हुआ है। तो संजय बोले अब तो और मजा आएगा ना रंजन बाबू। मैं बोला बिल्कुल मजा आएगा, एक समय आएगा जब आप भी इस कहानी के सिर्फ किरदार नहीं रह जाएंगे संजय भैया, आप भी इस कहानी में शामिल होंगे, लेकिन अभी वो समय आने में देर है। तो जनार्दन चाचा बोले वो जब समय आवेगा ना तो हमको बहुत मजा आएगा संजय, जब तुम भी जो है कहानी में शामिल हो जाओगे। संजय भैया बोले अभी देर है जनार्दन जी, अभी तो पहले हम आप वाला मजा ले लें, जब आप कहानी में अब एक पात्र बन करके भी शामिल हो जाएंगे आगे से। तो मैं बोला ऐसे पहले से थोड़ा सा जनार्दन चाचा शामिल हो गए हैं, लेकिन अब अच्छे से शामिल हो जाए। 3 बातों के बाद अब कहानी के वक्ता वक्ता को जाना है ना, दीर्घ शंका करने लघु शंका करने। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया हमें कहते हैं आप जाइए लघु शंका दीर्घ शंका करके आइए, तो हम कहते हैं नहीं पहले आप दोनों जाइए, आपको कम समय लगेगा, उसके बाद हम जाएंगे। तो अभी जनार्दन चाचा और संजय भैया लघु शंका करने निकल पड़े। अब हमारे पास मैदान खाली है, तब तक हम आपको बता दें एक प्रश्न और पूछा गया है। एक रविंदर कुमार जी हैं, लिखते हैं कि रांची से हूं मैं, और उन्होंने कई चीजें पूछी हैं, सब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो जो है मैं आपको बता दूं। वो जो विशेष चीज जो पूछते हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से आपने हंसवा का चरित्र बताया ना, उसी तरह से कंसवा का भी ऐसे ही संक्षेप में उसका भी चरित्र बता देते, और भी वो कहानी के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर टीका टिप्पणी थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो सब उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है, वो सब मुझे उन्होंने रिमाइंड कराई हैं कुछ चीजें। अरे वाह, बहुत इतना अच्छा से कहानी का मजा लेने के लिए रविंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रांची से हैं ये बताने के लिए भी शुक्रिया। इन्होंने कहा है कहानी बड़ी जानी पहचानी सी लगी,
तो पता नहीं आपका भी कोई रिश्तेदार नातेदार हंस जैसा कंस जैसा होगा या नवल नारायण जैसा होगा, तो जिसका भी होगा उसको ये लगेगा कि कहानी पहचानी हुई सी है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि यार नौवा मुझे पहचाना हुआ लग रहा है। बकलेशवों को भी मैं जानता हूँ, नवल नारायण को भी जानता हूँ, कुछ को माया को भी जानते हैं, कुछ लोग दत्त बाबू को जानते हैं, कुछ लोग उधर हंस और कंस को जानते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसे चरित्र मिलेंगे तो आपको लगेगा ये कहानी बड़ी जानी पहचानी हुई है। तो आप इस कहानी का आनंद लीजिए। जहां तक सवाल आपने पूछा है, कंस का चरित्र अंकित कर दूं संक्षेप में, जैसे हंस के बारे में बताया था, तो आप जान ही चुके हैं हंस एक नंबर का हरामखोर है और एक नंबर का निकम्मा है, निठल्ला है। एक कहानी में मैं बार बार प्रयोग किया हूं तो फिर वही शब्द दोहरा दूं, सुअर है। इसको एक सुअरी के साथ ब्याह हो जाता है और वो भी एक लड़की जो आती है जो इसके जीवन में सुअर के साथ अब ब्याह करके जो भी आई हो, फिलहाल तो सुअरी हो ही गई। तो उसने भी इसको थोड़ा भी बुद्धि बुद्धि दिया नहीं और इतना बुद्धिहीन प्राणी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ गिनती खत्म ही नहीं हो रही, बस लाइन लगाया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि इसके लिए पूरी दुनिया में बस केवल एक ही काम बच गया है। ये धरती पर पैदा ही इसलिए हुआ था कि औलादे पैदा करनी है। एक से लेके आठ तक की गिनती में औलाद पैदा किए जा रहा है। और जैसा कि अभी तो हमारे पास संजय भैया और जनार्दन चाचा नहीं है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी दी थी अपनी कि अपने भाई के भरोसे कौन करता है। तो ये किसी काम का नहीं है। पढ़ ही रहा था कि ब्याह हो गया और ब्याह होने के बाद जो सिलसिला शुरू किया तो सिलसिला फिर थमने का नाम ही नहीं लिया। ऐसी भी नौबत आ गई जब सास भी प्रसूति गृह में और बहू भी प्रसूति गृह में, मतलब कंस का बेटा का भी ब्याह हो जाता है, बहू भी आ जाती है। अब पता चला बहू भी प्रसूति गृह में है और सास जी भी है। तो वो दिन भी आता है, कंस को फिर भी शर्म नहीं है। खुद कभी अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं, पहले अपने भाई की खाता रहा और बाद में उसके बच्चे उसे पालेंगे। बच्चों से उम्मीद लगाए बैठा है तुम कुछ दे दो। चार बच्चे इसके भाई ने पाल दिए और बाकी जो चार बच्चे हैं उनको पालने के लिए अपने उन भाइयों पे उनको अपने उन बच्चों पे आश्रित है, जिसके लिए कंस ने पिता के रूप में कुछ नहीं किया है। तो अगर आप पूछेंगे कि कंस किसके लिए कुछ किया है, कभी कुछ किया भी है या नहीं किया है, तो मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि कंस एक नंबर का निकम्मा, निठल्ला और बहुत ही बेहुदा किस्म का प्राणी है। इसका पूरा जीवन दूसरे से बस कुछ मांगते हुए गुजरा है और अगर देने से कोई मना कर दे तो फिर उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। पढ़ा लिखा नाम से कहिए तो इसको हंस जी ने ही बिगाड़ रखा है। हंस जी ने अपने प्रोफेसर होने के गरूर में इसकी एजुकेशन किसी तरह से पूरा करा दी है। नकल खोल के इसने 10वीं पास की थी, नकल से इसने 12वीं पास की थी और नकल से ही हंस जी के कारण, जो कि कोई कुछ बोल नहीं सकता ना, तो किताब खोल करके नकल करके किसी तरह ग्रेजुएशन पूरा हुआ, वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ और इसके लिए हंस जी ने पीछे पीएचडी की थीसिस लिख दी तो इसको डॉक्टरेट भी बना दिया। लेकिन आता जाता हंस के भाई इस कंस को कुछ नहीं है। जितने बड़े विद्वान थे हंस जी, उतना ही बड़ा वाला मूर्ख ये हंस का भाई कंस है। तो हंस जी के अंदर जितनी विद्वता और ये सब वो सब गुण थे, उतना ही ज्यादा ये मूर्ख, उतना ही ज्यादा ये है। और आप बाकी तो पीछे से कहानी सुन ही रहे हैं कि 12 साल की उम्र में जिसने अपनी सगी बहन के साथ, अपनी अपने से लगभग 18 साल बड़ी बहन के साथ जो रिश्ता बना सकता है, तो इसके चरित्र के बारे में और कुछ कहने लायक है नहीं। तो कंस ऐसा ही चरित्र है। अगर संक्षेप में आपको कहें तो निकम्मा, निठल्ला, हर तरह से पतित प्राणी। और कहानी में आगे आवेगा, आगे आपको बताएंगे। संक्षेप में आपको यहां बता दें कि कंस अपने बाल बच्चों को कहता है, तुम रंजीतवा जैसा मत बन जाना। देखो रंजीतवा अपने माता पिता का क्या हाल करके रखा है। अब इसके बाल बच्चे क्या जवाब देते हो, बाल बच्चे जाने, कंस जाने। लेकिन एक लेखक के नाते और चूंकि मैं रजतवा का दोस्त हूं, तो मैं कंस को कह सकता हूं कि कंस,
आईना नहीं देखा कभी? दूसरे ने अपने माता पिता के साथ क्या किया है रंजितवा ने, वो देखने से पहले तुम बताओ कि तुमने अपने माता और पिता के लिए क्या किया है। कितने बड़े वाले श्रवण कुमार रहे। प्रश्न पूछा जाना चाहिए। आपने चूंकि मुझसे प्रश्न पूछा है तो मैं अब आपको इसका चरित्र बताते हुए इसकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। अब कंस का ये भी प्रश्न है कि रंजितवा अपने भाइयों के साथ देखो कैसा बुरा कर रहा है। अरे भाई कंस, फिर आईना नहीं देखा है? तूने अपने उस भाई के साथ क्या किया जिस भाई ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे बच्चे भी पाले और तुम्हारे लिए जिंदगी में पता नहीं क्या क्या किया। अगर उस भाई के लिए जो जो किया है अगर वो बता सको तो आईना देख के बताओ। अब आते हैं रंजीत बाबू ने अपने माता पिता के लिए क्या किया। पहले तो रंजीत बाबू को माता पिता नहीं, जिनको माता पिता कहना पड़ रहा है। उसके बाद भी रंजीत बाबू 17 साल की उम्र से उनको पाल रहे हैं। रंजीत बाबू पल नहीं रहे उस माता पिता के ऊपर। और जो 17 साल पले हैं उसकी कहानी मैं आपको इस कहानी में सुना रहा हूं कि कैसे पले हैं नवल नारायण ने और माया ने क्या क्या किया है रंजीत बाबू के लिए। उसके बाद भी 17 साल की उम्र के बाद रंजीत बाबू अपने एयरफोर्स की नौकरी में जाने के बाद अपने माता पिता को पालने शुरू कर दिए थे। सवाल कौन उठा रहा है? कंस। जिस कंस ने अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, जिस कंस ने अपने उस भाई के लिए कुछ नहीं किया जिसका चरण धो धो के पीना चाहिए, लेकिन वो कंस ये सवाल जरूर उठाता है कि रंजीत बाबू ने अपने भाइयों के लिए क्या किया, जो कि सगे सहोदर भाई नहीं है उसके रंजीत बाबू के। फिर भी रंजीत बाबू ने क्या किया? ये जो रंजीत बाबू के दोनों भाई हैं अरनहुआ और बकलेसवा, दोनों रंजीत बाबू की बदौलत आज कहीं भी खड़े हैं। ये अरनहुआ वही रंजीत बाबू ने अपने माता पिता के लिए क्या किया ये कंस पूछता है। ये भूल जाता है कि वही रंजीत बाबू के खरीदे हुए घर में आके लिट्टी चोखा बनाते हुए और वही रंजीत बाबू को गरिया रहा था बैठ करके अरनहुआ के साथ मिलके। अरनहुआ ने तो कोई जमीन खरीद के अपने माता के नाम नहीं करी है। माया के नाम कोई जमीन उसके पति ने भी नहीं करी है। बकलेसवा ने भी नहीं करी है। लेकिन रंजीत बाबू ने तो किया था। और वही जमीन की डोमिसाइल के बदौलत अरनहुआ नौकरी कर रहा है। सूंघते सूंघते आया था, माई कुछ नहीं मिला, ये डोमिसाइल वाला पेपरवा हमको घर वाला दे दो तो शायद कुछ हो जाए। और उसी के बल पे खड़ा हुआ है। और ये बकलेसवा, भाई बकलेसवा को तो अपने उम्र के जब तक उस वक्त तक जब तक उसको बीवी नहीं मिली थी सब कुछ ना माँ अच्छी लग रही थी, कभी माया भी अच्छी नहीं थी, नवल नारायण भी अच्छे नहीं थे और वो अरनहुआ भी अच्छा नहीं था। जो था सो रंजितवा ही था। वो शादी नहीं कराएगा तो बेचारा शादी नहीं करेगा। उसके पास हर सप्ताह आए बिना उसका काम नहीं चलता था। इतना प्रेम था। तब तक कोई खोट नहीं थी रंजितवा में। खोट अचानक से कैसे पैदा हो गया? जब बीवी मिल गई, नौकरी मिल गया और अब वो लोग प्यारे हो गए। नवल नारायण भी प्यारे हो गए, अरनहुआ भी प्यारा हो गया। जो अरनहुआ बहुत बड़ा वाला चरित्रहीन था, ये सब बकलेसवा ही प्रमुख, ये सब आगे कहानी में आवेगा। तो ये कंस का चरित्र है। सुविधाजनक रूप से अपने पक्ष में लॉजिक्स ढूंढना और अपने पक्ष में लॉजिक्स की भीड़ खड़ी करना। तो अब आप आगे इसके पहले के प्रश्न पूछेंगे कंस जैसे को सजा क्या मिलना चाहिए। तो मैं एक लेखक होने के नाते कह सकता हूं ये किया तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर कंस जैसे लोग जो ऐसे बेहूदगी भरी बातें करते हैं तो उनको सामने लाया जाना चाहिए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि तुमने अपने माता पिता के लिए क्या किया था, और अगर कुछ नहीं किया था बताने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे इस जीभ को काट देना चाहिए, जिससे तुम दूसरे के उस पर सवाल उठाते हो कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार किया। तुम्हारे पास अगर तुमने कुछ किया है अच्छा कहने के लिए है तब सवाल उठाने का भी हक है, नहीं तो किसी के भी ऊपर कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया सवाल उठाने का अधिकार कंस को नहीं है। किसी ने अपने भाई के साथ क्या किया इस पे भी सवाल उठाने का हक नहीं है, क्योंकि कंस जैसा चरित्र जिसने अपने उस भाई को, जो उसके बाल बच्चे तक को पाल रहे हैं, उसको भी पाला है, कंस को भी पाला है, कंस के बाल बच्चे भी पाल रहे हैं, के साथ इतनी बेहूदगी करने वाले को यह सवाल उठाने का हक किसने दिया? बाकी दूसरा कोई दुनिया में अपने भाई के साथ क्या कर रहा है। बाकी और कहानी में बड़ी सूक्ष्मता के साथ बताएंगे कि कंस का ये चरित्र कैसा रहा है। कहीं भी पैसा अगर देख ले कंस, वो आपसे छीनने में ऐसे लगेगा कि जब तक वो पैसा आपकी जेब से निकल के उसकी जेब में ना चला जाए तब तक कंस को चैन नहीं है।
और ये कोई बाहर की दुनिया में नहीं है। आज तक शायद हंस जी को पता भी ना चला हो कि उनके घर में आए हुए कितने लोगों के सामान कंस के पैदा किए हुए कुछ नालायक औलादों ने चोरी कर लिए होंगे, और उन्होंने सिर्फ हंस जी के लिहाज से कभी कहा नहीं होगा। जिस तरह से रंजितवा भी नहीं कह पाया, उसके 10,000 रुपए चोरी हुए, गाड़ी चोरी हुए, रेडियो चोरी हुआ, उसे पता था ये आखिरी बार आया हूं। लेकिन कंस की पैदा की हुई औलादों ने, संततियों ने चुरा लिया। मैं पीछे आपको कहानी में बता चुका हूं। तो उस दिन से रंजितवा को समझ में आया, पता नहीं है हंस जी के कितने अतिथि आए होंगे और उनके जेब से पता नहीं कितने पैसे गायब किए होंगे कंस की इस पैदा किए हुए नालायक औलादों ने। और हो सकता है कभी कंस ने भी, क्योंकि औलादों में ऐसा गुण कहां से आया? हंस जी ने तो नहीं सिखाया होगा, ये संस्कार हंस जी के माध्यम से तो नहीं आया। तो फिर ये कंस के गंदे खून की पैदाइश है, फिर ये कंस की कंसनी के गंदे खून की पैदाइश है जो ये गुण लेकर के आए। सारे औलादों में ये गुण नहीं है, कंस के सारे औलादे चोर नहीं है, लेकिन कुछ तो है। वो कुछ के अंदर ये गुण कहां से आए? जाहिर सी बात है कंस से और कंसनी से ये संस्कार कहां से आया। और पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चुपचाप इस दर्द को पी लिया होगा, इस दर्द को सह लिया होगा, कहा भी नहीं होगा कि मेरा यहाँ ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। कंस के घर में आने के बाद हंस जी के पास आए थे और यहाँ से क्या लुटा के जा रहे, मन में क्या फीलिंग लेके जा रहे वापस। तो कंस ऐसा ही चरित्र है, इस कहानी का ऐसा ही पात्र है। हंस भी वैसे ही पात्र हैं। बाहर की दुनिया में बहुत अच्छे विद्वान उनकी चरित्र चित्रण में कर चुका हूं। कंस के बारे में आपने पूछा तो आपको मैंने बता दिया। तो कंस ने भी कभी ऐसे ही पैसे चोरी किए होंगे, और पैसा लेने में तो बहुत ही एक नंबर का उस्ताद है। अभी आगे बताएंगे आपको, अभी जब उसरी की कहानी अभी आई है तो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से माया से पैसे वसूलने के लिए ये कंस बार बार हर 4-5 महीने में आता है और कहता है भैया बहुत सीरियस बीमार है, उन्होंने आपसे पैसा मंगवाया है। और ये पैसे की संख्या 20,000 रुपए उस समय में, आप सोच के देखिए, बहुत पहले की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। और जिस साल की कहानी बता रहा हूं वो साल 1985, और 1985 में 20,000 रुपए की कीमत रही होगी। हर 3 महीने में 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। और वो जब पैसे आगे 2-3 साल तक नहीं आते तब नवल नारायण डरते डरते एक दिन जाके हंस जी को कहते हैं, आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल शॉर्ट में बता दिया। पैसा लेके गए थे कंस बाबू हमारे पास से आपकी तबीयत खराब के लिए, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो हमें भी पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो हंस जी अवाक बोले, हम कब बीमार पड़े, हमें कब पैसे की जरूरत पड़ी। नवल नारायण बताते हैं सारी। कंस को बुला के हंस जी पूछते हैं, अब कंस को समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब क्या कहे। पैसा लाए हो? तो हाँ। तो मैं कब बीमार पड़ा, मैंने कब भेजा हुआ आपको यहाँ पे कर्जा लेने के लिए? जवाब ही नहीं है। एक ही जवाब, मुझे जरूरत पड़ रही थी, आपसे पैसा नहीं मिल रहा था इसलिए मैं वहां से ले आया। अब हंस, और उसके बाद कंस रोने लगता है। उस समय कंस की शादी हो चुकी थी, बाल बच्चे भी हो चुके थे। 2 थप्पड़ मारते हैं हंस जी, झूठ बोला, ऐसा खेल खेला, और कहां कहां से तुमने ऐसे पैसे उठाए मेरे नाम पे। फिर उसके बाद हंस जी कहते हैं नवल नारायण को, ये पैसा मैं धीरे धीरे वापस करूंगा। और वो पैसा धीरे धीरे नहीं, 4 साल लगे हंस जी को वापस करने में, वो 20,000 रुपये कंस के किए हुए इस पाप को। जो पैसा कंस ने सिर्फ 8 महीने में वसूल लिया था नवल नारायण से। और नवल नारायण भी अगले 3 साल तक चुप रहने के बाद हंस जी के पास गए थे अपने इस पैसे की वसूली के लिए, और वो पैसा आगे वसूली करने में और हंस जी ने 4 साल लिया उसको वापस करने में। आगे अभी कंस के बहुत सारे कारनामे मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप कंस के चरित्र को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर मुझसे चंद शब्दों में कहना चाहेंगे, ये जो कंस है, ये जो रंजितवा पे सवाल उठाता है कि इसने अपने माता पिता के साथ क्या किया, अपने भाई के साथ क्या किया, या दुनिया के और किसी पर भी सवाल उठाता है, तो कंस पहले आईना देखो, पहले अपना जीवन के बारे में बताओ, और अगर तुम्हारे पास फिर भी जवाब ना बचे तो क्या करना चाहिए? जो कर नहीं सकते, कंस का जीभ काट लेना चाहिए, ताकि इसके जुबान में कोई शब्द न बाकी रहे कि ये बोल सके।
कंस ऐसा ही चरित्र है, आप इसको कितना भी जलील कर लेंगे, कितना भी जलील कह लेंगे, लेकिन इसकी जलालत फिर भी कम नहीं हो। इस चरित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज में ऐसे लोग भी जी रहे हैं और ऐसे लोग भी दूसरों के ऊपर सवाल करते हैं। तो जुड़े रहिए। अभी जनार्दन चाचा और संजय भैया लौट के आ चुके हैं बाथरूम से और मुझे जाना है दीर्घ शंका लघु शंका करने, और तब मैं आपको आके बताऊंगा अगला एपिसोड, 46वां एपिसोड। आपको पता है कि आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, मैं हूं रंजन कुमार, और फिर मिलते हैं यार आपको एपिसोड 46वां में। तब तक के लिए शाप्रेम, नमस्कार।